अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम ये सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी कंपनी की स्टॉक स्क्रीनिंग की जाती है। आज हम दो रेशियोज डिस्कस करेंगे। पहला तो है कि किसी भी कंपनी की कोर एक्टिविटी फाइंड करना। तो जो कोर एक्टिविटी है वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, हम ये फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा, जो नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम पोर्शन है किसी भी कंपनी का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हम इसे एक लाइव एग्जाम्पल के बेसिस पे करेंगे। और जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर सलील भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि इसे हम सन फार्मा की बैलेंस शीट के साथ एक्सप्लेन करें, तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ये रेशियोज फाइंड आउट किए जाएं। सबसे पहले जिस कंपनी की हमें बैलेंस शीट एनालाइज करनी है या जिस कंपनी का स्टॉक हमें ख़रीदना है, हमें उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आपको इंटरनेट पे आराम से अवेलेबल है। तो आपको जो भी बैलेंस शीट चाहिए आप उसको गूगल में सर्च करें, या तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं या डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च करें और आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट सन फार्मा, जो हमारा एग्जाम्पल है, या जो भी कंपनी आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब हमने गूगल में टाइप किया एनुअल रिपोर्ट सन फार्मा, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए और उसके बेसिस पे हमने ये डाउनलोड कर ली इनकी एनुअल रिपोर्ट। तो ये है सन फार्मा की एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 की। जैसा कि इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज़ का मार्च में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो ये उस लिहाज से है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग समझते होंगे, एक कंपनी का साल भर का पूरा लेखा जोखा, उसका ब्यौरा होता है पूरा कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी है साल भर, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी की शेयर होल्डिंग किस तरह की है, और इस तरह के तमाम कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में मौजूद होती है। तो हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसमें उस कंपनी से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी रहती है। न सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि और भी ऐसी तमाम जानकारियाँ जिसकी हमें एज एन इन्वेस्टर, जिसे हमें देखना चाहिए, जिसकी हमें एज एन इन्वेस्टर ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये देखें, एक छोटा सा स्नैपशॉट है जहाँ पे कंपनी ने अपने 10 साल परफॉर्मेंस का एक छोटा सा ब्यौरा दिया है। यहाँ पे कंपनी अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग के बारे में डिस्कस कर रही है, दैट इट इज़ द फोर्थ अमंग ग्लोबल स्पेशलिटी जेनरिक कंपनीज, नंबर 1 फार्मा कंपनी इन इंडिया, नाइन्थ लार्जेस्ट जेनरिक फार्मा कंपनी इन द यूएस, और इस तरह के तमाम दूसरे जो अचीवमेंट्स हैं कंपनी के, उसके बारे में डिस्कस कर रही है। तो सबसे पहले जिन रेशियोज़ के बारे में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ दो रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि जो कोर एक्टिविटी है किसी कंपनी की, क्या वो शरिया कंप्लाइंट है। दूसरा ये कि जो परसेंटेज ऑफ नॉन शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यू है किसी कंपनी की इनकम में, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं विद इन द एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। अगर कंसोलिडेटेड है बैलेंस शीट तो उसको रेफ़र करते हैं, नहीं तो अगर स्टैंड अलोन है तो उसी को रेफ़र करेंगे। तो जब हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो पहले तो ये देखते हैं हम बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है बैलेंस शीट का, और ये लाइबिलिटी और इक्विटी साइड है। फिर हम सबसे पहले चलते हैं नोट्स में। नोट्स बेसिकली डिटेल्स होते हैं, जो भी आइटम्स बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होते हैं उनके डिटेल्स होते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला नोट होता है वो कंपनी की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे आफ्टर आफ्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब वहाँ से नोट्स शुरू होते हैं। ये देखिए, नोट्स टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें जो पहला नोट है, नोट 1, ये कंपनी की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेंशन करता है दैट द कंपनी इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग वाइड रेंज ब्रांड ऑफ जेनरिक फॉर्मुलेशंस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये इस कंपनी की कोर एक्टिविटी है
और बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी हम ये डिसाइड करेंगे या हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या ये कोर एक्टिविटी जायज़ है, हलाल है और इसको हम शरिया कंप्लाइंट मान सकते हैं या नहीं। अलावा इसके हमें इसमें ये भी देखना होगा कि जिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को हम रेफ़र कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो इस कंपनी की जो भी ग्रुप रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती हैं बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन में। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि आप नोट नंबर 38 पे जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शामिल है। तो जब हम नोट 38 में जाएंगे तो वहाँ पे हम इस ग्रुप की सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके नाम और उनकी होल्डिंग हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो जब हम नोट 38 में आते हैं तो हम ये लिस्ट पाते हैं जो इस कंपनी की रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, इसकी सब्सिडियरीज़ हैं। जनरली ये कंपनीज दूसरी जोग्राफीज़ में लिस्टेड होती हैं और ये रिलेटेड बिजनेसेस ही करती हैं। यहाँ पे हमें बस एक ये जहन में रखना चाहिए ये बात कि जिन कंपनीज़ की इनकम इस बैलेंस शीट में कंसोलिडेट की गई है ऐसा तो नहीं कि वो किसी नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम में इन्वॉल्व हैं। तो जनरली चूँकि रिलेटेड बिजनेस ही होता है, अनलेस कंपनी कोई कॉन्ग्लोमरेट है जो कि मुख्तलिफ़ तरह के बिजनेसेस करती है, तो जो भी ये रिलेटेड पार्टीज़ हैं इन सब का बिज़नेस इसी रिलेटेड जो पेरेंट कंपनी का जो बिज़नेस है उसी से रिलेटेड होगा, जो कि इस केस में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है। तो उसी के आसपास ही सारे एक्टिविटीज़ होंगी। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि इस कंपनी की एक्टिविटी शरिया कंप्लाइंट है, हलाल है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में जो नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम का पोर्शन है क्या वो विद इन द कंप्लाइंट लिमिट ऑफ 5% है। इसके लिए हम जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के बाद अगला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले जो सबसे टॉप पे जो सेक्शन है वो है रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कंपनी के कोर एक्टिविटी से जो ऑपरेशंस है ये उसको इंडिकेट करता है। अलावा इसके कंपनी के कुछ और भी इनकम होती है जो वो अदर इनकम में शो करता है। तो जनरली अगर कंपनी की कोर एक्टिविटी हलाल है तो ये जो पहला जो ऑप्शन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये शरिया कंप्लाइंट होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है अदर इनकम का, इसमें कुछ नॉन शरिया कंप्लाइंट पोर्शन हो सकता है। तो आइए इसका मज़ीद डिटेल्स हम इनके नोट्स में चल करके फाइंड आउट करते हैं, जो कि है नोट 30 और 31। तो अब हम आ गए हैं नोट नंबर 30 पे, जो कि इंडिकेट करता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, और इसके मज़ीद डिटेल्स हैं नोट 53 एंड 63 में। इस पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं जो कंपनी की अदर इनकम है क्या उसमें कोई नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपोनेंट है। तो जब हम अदर इनकम को रिव्यू करते हैं तो हम सबसे ऊपर देखते हैं कि जो अदर इनकम है उसमें कंपोनेंट है बैंक डिपॉजिट्स एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो जैसा हम जानते हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम है बैंक डिपॉजिट्स पे वो जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। उसी तरह से लोन्स, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स कैरीड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अदर्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो ये सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो ये जो फिगर यहाँ पे है 3546 की, इसको हम कहेंगे नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम। इसी तरह से जो डिविडेंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है उसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा बारीक पॉइंट ये है
कि हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या वो फुली शरिया कंप्लाइंट हैं। अगर वो कंप्लाइंट हैं तब हम इस डिविडेंड इनकम को कंसिडर करेंगे एज हलाल इनकम। अगर वो कंप्लाइंट नहीं है तो हम इसको हलाल इनकम नहीं मानेंगे। फिर हम जब नीचे जाते हैं तो नेट गेन ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एक आइटम ऐसा है जहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्या वो शरिया कंप्लाइंट हैं। तो हम इस इनकम को भी कंसिडर कर लेंगे नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम में, अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स कंप्लाइंट नहीं है। बट जनरली क्योंकि ये एक बड़ा डिटेल्ड और एक बड़ा डीप स्टडी हो जाएगा, तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम इस तरह की कोई भी इनकम जहाँ पे हमें शक हो या क्लैरिटी नहीं हो, तो टू बी ऑन द सेफ साइड उस इनकम को हम नॉन शरिया कंप्लाइंट मान लेंगे। इसी तरह से जो अगला आइटम है नेट गेन अराइजिंग ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, ये भी डाउटफुल की कैटेगरी में है, तो इसको भी हम नॉन शरिया कंप्लाइंट कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद जो है नेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इसको हम कंप्लाइंट मानेंगे, इसको नॉन शरिया कंप्लाइंट हम नहीं कंसिडर करेंगे। सन्ड्री बैलेंसेस रिटर्न बैक, ये भी नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। और लीज रेंटल और हायर चार्जेस एंड मिसलीनियस इनकम, जिसका हमारे पास डिटेल नहीं है। तो इसको अगर हम एक बॉल पार्क तरीके से अगर हम इसको कंसिडर करें, तो जो इनिशियल फिगर थी 3546 की, इसमें हम ऐड कर दें 561, 246 और ये 571, तो इसका जो टोटल आता है वो है 4926। यानी कि इस कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें से 4926 करोड़ की जो इनकम है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट सोर्सेज से है। तो अब हम ये पता करते हैं कि क्या ये 5% है। तो इसके लिए हम एक बार फिर से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और ये जो टोटल इनकम है इस कंपनी की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, यानी कि 334,734, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 4926 डिवाइडेड बाय 334,734 कितना परसेंट बनता है। तो ये बनता है 1.47% ऑफ द टोटल इनकम, यानी कि इस कंपनी की 1.47% इनकम नॉन शरिया कंप्लाइंट सोर्सेज से है, जो कि विद इन द 5% बेंचमार्क। तो इसलिए ये कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लाइंट सोर्सेज वाले बेंचमार्क को मीट करती है, और ये 1.47 ही हमारा प्योरिफिकेशन रेशियो बन जाएगा। यानी कि जो भी इस कंपनी के शेयर से हमको प्रॉफिट होगा या डिविडेंड मिलेगा, उसका 1.47% हम किसी चैरिटी में दे देंगे टू प्योरीफाई आवर इनकम। तो देखा आपने दोस्तों, ये कितना एक आसान और सहल तरीका था ये दो क्राइटेरियाज फाइंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एटलीस्ट इन दो क्राइटेरियाज को किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट डाउनलोड करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइंदा वीडियोस में मैं मज़ीद और जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। थोड़े से टेक्निकल हैं तो शायद नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वालों को कुछ मुश्किल आए, बट मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं जितना भी आसान बना सकूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाती रहे। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।